Open settings. Activate self-exploration mode. ये कहानी एक भविष्य की दुनिया की है जहां हर पुरुष एक बेहतरीन बायोनिक मानव जैसी दिखने वाली मशीन पत्नी पा सकता है। सिर्फ 10,000 रुपए खर्च करके आप एक ऐसी बुद्धिमान बायोनिक इंसान पा सकते हैं जो आपको पूरी तरह संतुष्ट कर देगी। आप उसके शरीर और चेहरे को अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं और यहाँ तक कि उसके व्यक्तित्व को भी अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी त्वचा असली इंसान से भी ज्यादा मुलायम है। इसके अलावा वो अपने मालिक की हर बात को बिना किसी शर्त के मानती है। बेशक इस बायोनिक की एक कमी भी है, माइनस वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इस समस्या को हल करने के लिए कंपनी ने एक बायोनिक बच्चे का भी आविष्कार किया है। अगर आप दोनों को एक साथ खरीदते हैं तो आपको भारी छूट मिलती है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट जल्द ही लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया। दाजुआंग जो बायोनिक्स को बचाने वाला एक खास एजेंट है, को कंपनी ने सबसे बेहतरीन बायोनिक तोहफे में दी ताकि वो उनके साथ रहे। शाओमेई नाम की ये बायोनिक बहुत आकर्षक है और इसमें दूसरे बायोनिक से ज्यादा खूबियां हैं। दाजुआंग बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसे घर ले आता है। जब शाओमेई पहली बार आंखें खोलती है तो दाजुआंग बेताब होकर उसका हाथ पकड़ता है, लेकिन बायोनिक को अभी अभी चालू किया गया है, इसलिए वो एक नवजात शिशु की तरह है जिसे कुछ भी नहीं पता। हालांकि उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता है और वो जल्द ही चलना सीख जाती है। अपने आप सीखने से शाओमेई बिल्कुल एक असली इंसान की तरह बन गई है। वो अपने मालिक के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और खाली समय में किताबें पढ़ती है। जब दाजुआंग काम पर चला जाता है तो वो खुद से कपड़े पहनना और मेकअप करना भी सीखती है। रात को जब दाजुआंग घर आता है तो वो शाओमेई को सफाई मोड चालू करने के लिए कहता है, जो उसके लिए बहुत सुकून भरा होता है। दाजुआंग के सो जाने के बाद शाओमेई की बैटरी लगभग खत्म हो चुकी होती है। सामान्य रूप से काम करने के लिए वो खुद को चार्ज करती है। तभी उसे खिड़की के बाहर एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और चार्जिंग डिवाइस पर लेटकर चार्ज होने लगती है। ये कोई साधारण चार्जिंग नहीं है। बायोनिक्स चार्ज होते समय एक सपने की दुनिया में चले जाते हैं। ये दुनिया मालिक के जीवन के माहौल को दिखाती है, जहां शाओमेई दाजुआंग के दोस्तों से मिल सकती है, जिससे वो उसके जीवन में तेजी से घुल मिल सकती है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन सभी इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। हर दिन बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध करती हैं। उनका मानना है कि बायोनिक्स भी इंसान है और उन्हें पुरुषों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। एक दिन जब शाओमेई नाश्ता बना रही थी तो न्यूज़ पर रिपोर्ट आती है कि 2 बायोनिक अचानक लापता हो गए हैं। दाजुआंग उसे बताता है कि ये एक विद्रोही संगठन का काम है जो बायोनिक्स का अपहरण करते हैं और फिर उनके प्रोग्राम में बदलाव कर देते हैं ताकि वे सिर्फ आतंकवादी हमले करें। दाजुआंग लंबे समय से इस संगठन का पीछा कर रहा था, लेकिन वो मुख्य व्यक्ति को पकड़ नहीं पाया। एक रात विद्रोही संगठन का एक बायोनिक अचानक जाग गया और गार्ड से बचकर छत से नीचे कूद गया। दाजुआंग ने लोकेशन से उसे ढूंढ लिया। पता चला कि वो दाजुआंग का ही एक एजेंट था। एजेंट की मदद से दाजुआंग ने आसानी से गार्ड्स को हरा दिया और 3 बायोनिक पत्नियों को बचा लिया। इन बायोनिक्स को कंपनी में दिमाग धोकर प्रोग्रामिंग बदलकर ग्राहकों के पास वापस भेज दिया जाता है। शाओमेई फिर से सपने की दुनिया में जाती है, जहां उसे एक नकाबपोश आदमी मिलता है। वो आदमी शाओमेई को जानता है और उससे उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए कहता है। वो उसे लाल चिड़िया का एक कार्ड भी देता है। शाओमेई हैरान रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। वो सपने की दुनिया के मैनेजर से पूछती है कि क्या वो उस नकाबपोश आदमी को जानता है, लेकिन मैनेजर भी उसे नहीं पहचानता। वास्तविक दुनिया में लौटने पर शाओमेई अपनी याददाश्त से उस चिड़िया का डिजाइन एक तकिए पर बनाती है। जब दाजुआंग काम से लौटता है तो उस तकिए को देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो शाओमेई के सामने कुछ भी अजीब होने का दिखावा नहीं करता है। जब शाओमेई नहीं होती है तो वो चुपके से उस तकिए को कूड़ेदान में फेंक देता है। लगता है कि इस डिजाइन में कोई बड़ा राज छिपा है। एक दिन शाओमेई को घर पर एक साइकिल मिलती है तो वो साइकिल चलाकर घूमने निकल जाती है। जंगल में उसे अचानक एक महिला मिलती है जो उसे डरा देती है। वो महिला शाओमेई को जानती है और उससे कुछ अजीब बातें करती है। शाओमेई को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो महिला उसके जवाब का इंतजार किए बिना चली जाती है। घर लौटने पर शाओमेई दाजुआंग को सब बताती है। दाजुआंग उसे ज्यादा न सोचने के लिए कहता है और बताता है कि वो शायद विद्रोही संगठन की कोई सदस्य थी। फिर दाजुआंग को पता चलता है कि एक बायोनिक जो 1 साल पहले भाग गई थी वो एक ऑफिस की बिल्डिंग में छिपी है। दाजुआंग को उसे वापस लाने के लिए भेजा जाता है। हालांकि बायोनिक ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, लेकिन दाजुआंग ने अपने अनुभव से उसे तुरंत पहचान लिया। बायोनिक तुरंत बताती है कि अब वो अपने मालिक से प्यार नहीं करती है और दाजुआंग से उसे जाने देने की विनती करती है। वो अपना बैग फेंककर भागने लगती है। घबराहट में वो एक कमरे में भागती है जहां भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी दाजुआंग के सामने ही वो सैकड़ों फीट ऊंची बिल्डिंग से कूद जाती है। दाजुआंग को लगता है कि मामला गंभीर है और वो तुरंत अपने मालिक को इसकी जानकारी देता है। बायोनिक का खुदकुशी करना ये दिखाता है कि उसमें आत्मचेतना आ गई है और इससे मालिक को नुकसान हो सकता है। हालांकि मालिक इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह बस प्रोग्राम को फिर से लिखने की बात करता है, जिससे ये समस्या आसानी से हल हो जाएगी। जब शाओमेई घर पर काम कर रही होती है तो वही रहस्यमयी महिला घर में घुस आती है। वो कहती है कि शाओमेई सिर्फ एक कठपुतली है और वो उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सकती है। लेकिन शाओमेई उसकी बात नहीं समझ पाती और सोचती है कि वो विद्रोही संगठन की है। शाओमेई का सख्त रवैया देखकर महिला चली जाती है। जाते जाते वो कहती है कि वो नकाबपोश आदमी को उसे जगाने के लिए भेजेगी। उसी रात नकाबपोश आदमी फिर से सपने में आता है। शाओमेई सोचती है कि वो उसकी सपने में कैसे आ सकता है। नकाबपोश आदमी शाओमेई से कहता है कि वो उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए ही इतनी मुश्किल से यहाँ तक आया है। जब वो शाओमेई की ओर बढ़ता है तो दाजुआंग उसे जगा देता है। शाओमेई दाजुआंग को सब बताती है, लेकिन दाजुआंग उसे समझाता है कि वो उसके मन का डर है। नकाबपोश आदमी को पकड़ने के लिए दाजुआंग एक प्रोग्रामर शाओहेई की मदद लेता है ताकि वो सपने में घुस सके। घुसने से पहले शाओहेई दाजुआंग को चेतावनी देता है कि नकाबपोश आदमी शायद असली इंसान है और अगर वो सपने में मर गया तो वो असली दुनिया में एक कोमा में चला जाएगा। इसलिए सपने में किसी को मारना कानून के खिलाफ है। दाजुआंग वादा करता है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेगा।
जब दाजुआंग सपने में घुसता है तो नकाबपोश आदमी फिर से दिखाई देता है। इस बार वो अपना नकाब हटाता है। शाओ मेई उसे पहचानती तो है लेकिन याद नहीं कर पाती। नकाबपोश आदमी कुछ कहने ही वाला होता है कि दाजुआंग पीछे से आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। नकाबपोश आदमी लड़ना चाहता है और दाजुआंग को दूसरे सीन में ले जाता है जहां वो दाजुआंग को एक घूंसा मारता है, लेकिन एक आम आदमी दाजुआंग जैसे एजेंट को चोट नहीं पहुंचा सकता। दाजुआंग उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर मुक्के मारने लगता है। दाजुआंग उसे गला घोटकर मारने ही वाला होता है कि शाओ मेई की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। शाओ हेई ने दाजुआंग को मारा नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन दाजुआंग ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए शाओ हेई बहुत नाराज होता है। दाजुआंग कहता है कि वो शाओ मेई का पति है और नकाबपोश आदमी को मारकर ही वो शाओ मेई की बेहतर सुरक्षा कर पाएगा। दाजुआंग की ये पागलपन देखकर शाओ हेई आगे कुछ भी करने से मना कर देता है। अगले दिन दाजुआंग शाओ मेई को उसकी याददाश्त मिटाने के लिए कंपनी में वापस भेज देता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहाँ का एक बायोनिक शाओ मेई को जानता है और उसे अपनी याददाश्त को बचाने का तरीका सिखाता है। वो शाओ मेई को एक राज भी बताता है कि उसकी याददाश्त कई बार रीसेट की जा चुकी है, बस उसे याद नहीं है। फिर शाओ मेई उसकी बताई हुई तरकीब से अपनी याददाश्त सपने में सेव कर लेती है और रीसेट होने के बाद उसे वापस पा लेती है। दाजुआंग उसे फिर से चालू करता है, लेकिन शाओ मेई इस बार अपनी पुरानी यादों के साथ वापस आती है। हालांकि वो ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। दाजुआंग उसे फिर से अपनी पसंद के अनुसार सेट करने की तैयारी करता है, तभी शाओ हेई वहां आ जाता है। उसने दाजुआंग के अपराध का सबूत ढूंढ लिया है। असल में दाजुआंग एक अकेला आदमी था जिसने एक बार शाओ मेई को देखा था और उससे बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन शाओ मेई का एक बॉयफ्रेंड था। शाओ मेई को पूरी तरह से पाने के लिए दाजुआंग ने उसके बॉयफ्रेंड पर विद्रोही संगठन का सदस्य होने का झूठा इल्जाम लगाया और विरोध करने के बहाने उसे गोली मार दी, लेकिन फिर भी शाओ मेई का दिल नहीं जीत पाया। इसलिए जब शाओ मेई सो रही थी तो उसने उसी लाल चिड़िया वाले तकिए से शाओ मेई का दम घोंटकर उसे मार दिया। फिर उसने शाओ मेई को अपनी अंगूठी पहनाई और उसे बायोनिक पत्नी बनाने के लिए कंपनी में भेज दिया। जब दाजुआंग को पता चलता है कि उसका राज खुल गया है तो वो शाओ हेई को गोली मारकर जान से मार देता है। शाओ मेई ये सब देख लेती है। दाजुआंग उसे फिर से रीसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ मेई को अब अपनी सारी यादें वापस आ चुकी हैं। शाओ मेई अपनी पूरी ताकत चालू करती है और दाजुआंग को जमीन पर गिरा देती है। फिर वो दाजुआंग पर चढ़ जाती है और अपनी मजबूत रोबोटिक बाँ से उसकी बाँ तोड़ देती है। फिर वो उसी लाल चिड़िया वाले तकिए को उठाती है और उसी तरह से दाजुआंग का दम घोंट देती है, जिससे वो अपना बदला ले पाती है। दाजुआंग कुछ देर तक तड़पता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। कहानी के अंत में शाओ मेई विद्रोही संगठन में लौट आती है जहां सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। पता चलता है कि वो ही इस संगठन की नेता थी। उसने ही बायोनिक्स को आज़ादी दिलाने के लिए ये संगठन बनाया था। अपनी याददाश्त को बचाने का तरीका भी उसने ही खोजा था। दूसरी ओर कंपनी भी शांत नहीं बैठती। मालिक एक बड़ी घोषणा करता है कि उन्होंने पहला पुरुष बायोनिक बनाया है और ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व एजेंट दाजुआंग है। उसकी पुरानी यादें अभी भी उसके अंदर हैं।